नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 14 जुलाई को जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसमें कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो 2 से 3 शिफ्ट में कम से कम रिपीट हुए। तो ये संभावना बन रहा है कि जो आने वाला अपकमिंग एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए इस वीडियो को शुरू करते। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में रिपीट हुआ, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में भी देखने को मिले, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके कुछ सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में भी देखने को मिले। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिनका रिपीट होने का चांसेस बन रहा है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और ये आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और संभावना बन रहा है कि आने वाले अपकमिंग किसी भी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये सेकंड टेंजेंट फार्मूला वाला है। क्या है क्वेश्चन? आकृति में एक्स वाई जेड एक छेदक रेखा है और जेटी बिंदु टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि टी जेड बराबर 12 सेंटीमीटर और वाई जेड बराबर 8 सेंटीमीटर तो एक्स वाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये कल फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में भी देखने को मिला था इसी कंसेप्ट पे। तो आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो फॉर्मूला क्या होता है कि जेड टी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है जेड टी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड वाई इंटू जेड एक्स। यानी जो फॉर्मूला होता है जेड टी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड वाई इंटू जेड एक्स होता है फॉर्मूला। तो अब क्या हो जाएगा, जेड टी का स्क्वायर, जेड टी यहाँ 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल्स टू जेड वाई यहाँ पर कितना है 8, जेड एक्स कितना है तो जेड एक्स है जेड वाई प्लस वाई एक्स यानी 8 प्लस एक्स यानी 8 प्लस एक्स यानी 144 बराबर हो गया 8 इंटू 8 प्लस एक्स। इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 144 8 इंटू 8 88 64 प्लस 8x। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा जब 144 में से 64 जाएगा तो 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8 यानी 80 बराबर 8x, 80 बराबर 8x। ठीक है, 80 बराबर हो गया 8x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो x है उसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 81 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 9 डिग्री, तो एंगल बी डी सी यानी एंगल बी डी सी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए एंगल त्रिभुज ए बी सी में एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एंगल 81 है, ये एंगल 9 डिग्री है। तो ये एंगल क्या होगा, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 81 प्लस 9 90 हो गया। तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री। अब आप सभी स्टूडेंट को एक बात पता होगा कि एंगल फॉर्म बाय सेम आर्क इज इक्वल, एंगल फॉर्म बाय सेम आर्क इज इक्वल मतलब एक ही जीवा से जो एंगल बनाया जाता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ये एक जीवा है, इस जीवा से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, इसी जीवा से जो एंगल बनाया जाएगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसको भी कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री। कंसेप्ट क्या कहता है कि कंसेप्ट है एंगल फॉर्म बाय सेम आर्क इज इक्वल टू एंगल फॉर्म बाय सेम आर्क इज इक्वल, यही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मोबाइल गिर जाने की वजह से स्क्रीन थोड़ा सा रोटेट हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में ए बी इक्वल्स टू ए डी, आकृति में ए बी इक्वल्स टू ए डी दे रखा है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग बात करेंगे ए सी और ए ई आपस में बराबर है,
AC और AE आपस में बराबर है और BC 11 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे कंडीशन है AB और AD साथ है, यानी ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों आपस में बराबर है। और एक कंडीशन और है कि ये AC और ये AE ये दोनों भी आपस में बराबर है और ये BC आपका 11 दे रखा है तो आपसे ED की लंबाई पूछा गया। तो यहाँ पर एक बात बताइए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में AB और AD बराबर हो गए, AB और AD बराबर हो गए, ठीक है। इधर AC और AE बराबर हो गए, AC और AE बराबर हो गए। एंगल DAE इक्वल्स टू हो गया एंगल CAB। तो यानी SAS प्रॉपर्टी से जब दो साइड दो त्रिभुज का और एक एक एंगल आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाते हैं। त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADE के। अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान हो गए, तो ये भुजा अगर 11 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा 11 सेंटीमीटर होगा। तो सभी अंग सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान, मतलब सब कुछ बराबर। तो ये 11 तो ये भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ामिनेशन, चाहे वो कल जो आपका परसों एग्ज़ामिनेशन होगा 17 जुलाई का, कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक पुलिसकर्मी ने, इंग्लिश वाले अपना पढ़ लीजिए, एक पुलिसकर्मी ने अपने सामने 40 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही एक मार्ग पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा था और पुलिसकर्मी 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा था। चोर पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितनी दूरी तय करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है। पुलिस और चोर के बीच की दूरी है 40 मीटर। पुलिस को देखते ही चोर भागना शुरू करता है। किस स्पीड से भागना शुरू करता है, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना शुरू करता है। जब देखा कि पुलिस की चोर भागना शुरू किया तो पुलिस भी चोर के पीछे भागना शुरू कर देता है और पुलिस जो भागता है वो आपका 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है और उसे यहाँ पर इस पॉइंट पे पकड़ लेता है। तो इस क्वेश्चन में टाइम क्या है, कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन डायरेक्टली होगा, यानी स्पीड का रेशियो बराबर होगा डिस्टेंस के रेशियो के। यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो है चोर और पुलिस का वो है 10:12। 10:12 कटेगा तो ये हो जाएगा 5:6। 2 से कटा 5:6 बार में। तो ये स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 5:6। यानी चोर 5 यूनिट चल रहा है और पुलिस 6 यूनिट चल रहा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट और ये 1 यूनिट का वैल्यू ही यहाँ पर क्या दे रखा है, 40 मिनट, क्योंकि वहाँ पर 40 मिनट का गैप है उस दोनों के बीच में। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 40 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है चोर पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। पुलिसकर्मी कितना दूरी तय किया है, 6 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 40 मीटर, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 गुना 40 यानी 240 मीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, दिस होनेस्ट सेलर से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते क्या है क्वेश्चन। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है। अगर आप वैसे स्टूडेंट जिनको डिसहोनेस्ट सेलर का अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकेगा तो मैं आप सभी के लिए डिसहोनेस्ट सेलर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। तो यहाँ पर एक बात है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 यानी 2 का समान 3 अंकित करता है, ठीक है।
फिर उस पर 20% की छूट देता है। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और छूट दे रहा है, यानी 5 का समान कितने पर, 4 पे। ठीक है, आप बोल रहा है कि 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है, 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाना था, बेचना था, लेकिन वो 1 केजी ना बेचकर 900 ग्राम बेचता है, तो कम वाले को पहले रखते। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 900 ग्राम यहाँ लिखाएगा और 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। अब यहाँ से नेट इफेक्टिव निकालेंगे, नेट इफेक्टिव निकालेंगे तो 00 कट गया, ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, ये 2 इस 4 को काटा 2 बार में, ये 5 इधर 2 10 को काटा 2 बार में। लेफ्ट हैंड साइड में बचा है सिर्फ 3 और राइट हैंड साइड में 2 और 2 4, यानी 3 का सामान कितने पर बेचा, 4 पे। 3 का सामान कितने पर बेचा, 4 पे। कितने का लाभ हुआ, 1 का। कितने पर, 3 पे, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, तो यानी 33:1/3। 100 डिवाइडेड बाय 1 यानी उसका प्रतिशत वैल्यू 33:1/3% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा हम लोग रेशियो मेथड से, नेट इफेक्टिव से निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में जो कथन वाला जो क्वेश्चन होता है वो हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, हर एक शिफ्ट में कथन वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कल भी ये इस टाइप के क्वेश्चन कल 2 शिफ्ट में पूछे गए थे, और तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को यहाँ लेकर आया हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ताकि आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन ना छूटे। एक दुकानदार निम्नलिखित 3 स्कीमों की पेशकश करता है। ठीक है, पहला स्कीम है कि वो 15% और 25% की छूट देता है। दूसरा पे 5 खरीदता और 3 मुफ्त पाता है। तीसरा कंडीशन है कि 4 खरीदता है और 6 मुफ्त पाता है। तो बताइए किस पे कितना कितना डिस्काउंट दिया। इसमें ग्राहक के लिए सबसे अच्छा स्कीम कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 4 खरीदा और 6 पाया, मतलब 6 मुफ्त में पा रहा है। कितने में, 10 में, गुना 100। तो यहाँ पर जो उसको लाभ प्रतिशत है डिस्काउंट का वो कितना प्रतिशत है, 60% है। दूसरे वाले केस में 5 खरीदा और 3 मुफ्त पाया, यानी 3 मुफ्त पा रहा है। कितने पे, 5 3 8 पे, गुना 100, यानी 3 डिवाइडेड बाय 8 गुना 100, यानी इसका जो प्रतिशत वैल्यू होगा 3/8 मतलब 300 डिवाइडेड बाय 8, 8 या 24, 8 या 24 हो जाएगा, 3 24 6 8 56, यानी 37.5 डिग्री का यहाँ पर इसको 37.5% का यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसको डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे पहला कंडीशन है 15% और 25% का 2 क्रमिक छूट दिया गया, यानी 15 + 25 माइनस 15 गुना 25 करेंगे तो 25 × 5 = 125 का 5 12, 25 और 12 37, यानी यहाँ पर हो गया 3.75, 25 30 40, 40 में से 3.75 चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा 36.25% का डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले वाले में 36.25% का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरे पर 37.5% का डिस्काउंट दे रहा है, और तीसरे वाले केस में 60% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बताइए दुकानदार के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन होगी, तो योजना नंबर 3, ये आपके लिए एक ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन सी होगी, क्वेश्चन नंबर योजना नंबर 3। अगर पूछा जाता है दुकानदार को मुनाफे वाला सौदा कौन रहता, दुकानदार के लिए कौन सा मुनाफे का सौदा रहता, तो योजना नंबर 1, जिसमें उसको कम डिस्काउंट देना पड़ता। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ग्राहक के बारे में पूछा जा सकता है या दुकानदार के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए आपके एग्जामिनेशन में मध्यानुपात वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस मध्यानुपात में मैं आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि ए और बी का मध्यानुपाती सी है। देखिए आपके एग्जामिनेशन में सिंपल सा, शायद कल नंबर याद नहीं है मुझे, एक मध्यानुपाती से क्वेश्चन पूछा गया था, एक 4th प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे हमेशा एसएससी क्वेश्चन पूछता है, इससे हमेशा एसएससी क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एमटीएस हो, एलडीसी हो या एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो ए और बी का मध्यानुपाती सी है, यानी सी जो है वो बराबर है √A/B, क्योंकि आपको मध्यानुपाती बताएं, मध्यानुपाती होता है उस 2 नंबर का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, यानी सी बराबर √A/B, तो सी बराबर हो जाएगा सी² बराबर हो जाएगा AB के। ठीक है, ये एक कंडीशन है।
इससे निकला, ये कंडीशन इससे। तो बताइए ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती क्या होगा। ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती क्या होगा। बोले जिस दो नंबर का मध्यानुपाती निकालना रहता उस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट करते। तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी इंटू सी कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ए बी बराबर क्या है, सी स्क्वायर। यहाँ ए बी बराबर क्या है, सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, चूंकि ए बी बराबर सी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर करने का मतलब सी पे पावर 4, सी पे पावर 4 गुना सी स्क्वायर, सी पे पावर 4 गुना सी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, सी पे पावर 6। कितना हो जाएगा, सी पे पावर 6। और उसका क्या है, स्क्वायर रूट। उसका क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ सी पे पावर 6 वो क्या होता है, सी का क्यूब। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर था, क्योंकि ऑप्शन में सारा नंबर C1 था, ऑप्शन में C1 C2 C3 और C4। तो इसका सही उत्तर C3, सॉरी C क्यूब, 3 नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक घनाकार कमरे का फर्श है, ठीक है, ये है घनाकार। इसमें से इस फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है। इस फर्श जो डायग्राम हम बार बार बना रहे हैं ना, वो डायग्राम का क्षेत्रफल दे रखा है 64 सेंटीमीटर। अब चूंकि घनाकार का जो फर्श होता है वो बेसिकली एक वर्ग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी ये भुजा स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 64 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको भुजा पता चल गया 8, कितना हो गया, 8 मीटर। भुजा पता चल गया 8 मीटर। पूछा गया है सबसे लंबी छड़ की लंबाई। सबसे लंबी छड़ की लंबाई वो उसका विकर्ण होगा, और एक घन का जो विकर्ण होता है वो √3 टाइम्स ऑफ भुजा होता है। वो क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ भुजा, यानी 8 इंटू √3 मीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, अगर वो सबसे लंबी छड़ की लंबाई। अगर पूछा था आयतन क्या होगा, तो आयतन होता है भुजा क्यूब। आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 8 का क्यूब कर देते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा में एसएससी का जैसे बोले एसएससी में मध्यानुपात चतुर्थानुपात से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरीके से एसएससी में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि x + 1y समथिंग दे रखा है, तो x पे पावर 7 + 1y x पे पावर 7 दे रखा पूछेगा। x पे पावर 4 + 1y x पे पावर 4 दे रखा है, तो आपसे x - 1y x पूछेगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी का हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। k + 1y k का वैल्यू 4 है, और आपसे पूछा k पे पावर 4 + 1y k पे पावर 4। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले k² + 1y k² निकालेंगे। तो आपको निकालने का तरीका बता चुके, 4 का स्क्वायर -2, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 कितना हो गया, 14। आपको निकालना है k पे पावर 4 + 1y k पे पावर 4। तो k पे पावर 4 + 1y k पे पावर 4 हो जाएगा 14 का स्क्वायर -2। 14 का स्क्वायर मतलब 196, 196 में से 2 चला गया, 194 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि x + 1y x का वैल्यू 1 है तो x पे पावर 12 + x पे पावर 9 + x पे पावर 6 + x³ + 1, ये मैं अपने मन से ले आया हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x + 1y x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर एक चीज़ पड़ी है, तो ये जब हम एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा x² + 1 और x इक्वल के उधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये, तो इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं x² - x + 1 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से x + 1 LHS और RHS दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब हम इधर x + 1 से मल्टीप्लाई किए तो x + 1 × x² - x + 1, जब 0 की तरफ x + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला बताइए कि AQ + BQ क्या होता है। AQ + BQ होता है A + B × A² + B² - AB होता है। यानी ये जो फॉर्मेट है वो बेसिकली किसका फॉर्मेट है, x³ + 1 = 0 का। ठीक है, यानी इस वाले लाइन से x + 1y x का वैल्यू अगर 1 है तो उसका मतलब है कि x³ + 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा।
ठीक है, इसको याद रखिएगा कि एक्स क्यूब प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के। अब यहाँ पे प्रतीक में से क्या करते, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, तो जब x पे पावर 12 और x पे पावर 9 में एक्स क्यूब कॉमन लिए तो अंदर हो गया x पे पावर 9, सॉरी इस दोनों में x पे पावर 9 कॉमन होगा, इस दोनों में x पे पावर 9 कॉमन होगा, तो अंदर बचेगा x के पावर क्यूब प्लस 1। ठीक है, इस दोनों में x क्यूब कॉमन होगा, x क्यूब कॉमन ले लिए तो अंदर बच गया x क्यूब प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, अब बताइए x क्यूब प्लस 1 का वैल्यू क्या है, 0, यानी ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 0, और ये वाला भी वैल्यू क्या हो गया, 0। जब x पे पावर 9 गुना 0 करेंगे तो 0, प्लस जब x के पावर क्यूब गुना 0 करेंगे तो 0, प्लस 1। तो यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1 + 0 यानी 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √3, tan अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1। तो बताइए tan के किस मान पर, tan के किस एंगल पर उसका वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री पर उसका वैल्यू √3 होता है, यानी इस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। ठीक है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, बताइए tan का किस एंगल पर उसका मान 1 होता है, तो 45 डिग्री पर, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। दो लीनियर इक्वेशन है और दो लीनियर इक्वेशन है और दो अननोन है, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, शायद प्लस 45 105, तो 2 अल्फ़ा बराबर 105, तो यहाँ से अल्फ़ा निकल के आ गया 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 52.5 अल्फ़ा निकल के आ गया। तो tan 6 अल्फ़ा पूछा है, तो यानी 52.5 गुना 6 करेंगे तो 6 × 5 = 30 का 0 बाकी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 × 5 = 30 और 1 31, यानी tan 315 डिग्री का मान आपसे पूछा है, tan 315 डिग्री का मान आपसे पूछा है, सॉरी 315 नहीं होना चाहिए, 6 × 5 = 30 का 0 बाकी 6 दूनी 12, 3 15, 6 × 5 = 30 और 1 30। ठीक है, तो tan 315 डिग्री, tan 6 अल्फ़ा यानी 6 × 5 = 30, तो 0 बाकी 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 × 5 = 30 और 1 31। ठीक है, 270। तो ये tan 315 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 270 + 45। अब बताइए tan 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कोट 45 डिग्री होगा, क्या होगा, कोट 45। और एक बात और बताइए, tan 270 डिग्री प्लस थीटा यानी इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए क्या होता है, tan और कोट पॉजिटिव होता है, तो यानी ये कोट 45 डिग्री होगा, कोट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1, यानी tan 6 अल्फ़ा का वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। यहाँ पर दे रखा है BC 6, यानी ये वाला लंबाई BC जो है वो आपका 6 दे रखा है, एंगल A 75 डिग्री, एंगल A 75 डिग्री। अभी बताए सर्वांगसम का पढ़े है कि सर्वांगसम में सभी अंक क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अगर ये BC 6 है तो QR भी 6 होगा और एंगल A 75 डिग्री है तो एंगल P भी 75 डिग्री होगा, यानी QR 6 और एंगल P 75 डिग्री किस ऑप्शन में है, QR 6 और एंगल P 75 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा जो था SSC CGL का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में रिपीट होने का संभावना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि अगर
आपके शिफ्ट में अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।